स्वागत है। मैं मनोज पिप्पल। अभी जो कानपुर के अंदर जो घटना घटी है उस संदर्भ में हमारे बीच में कानून के ज्ञाता हैं और देखा क्या गया है कि यूपी पुलिस का ऐसा एनकाउंटर जिसमें अपने ही 8 खो दिए गए थे एनकाउंटर करने के लिए, लेकिन अपने ही 8 जवानों को खो दिया और घायल कर दिया। क्या है ये षड्यंत्र समझ में नहीं आता और आए दिन हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की पुलिस आए दिन एनकाउंटर हो रही है। तो इस संदर्भ में हमारे बीच में कानून के ज्ञाता एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है नेशनल न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद पिप्पल सर। सर, अभी जो कानपुर के अंदर एक इतनी बड़ी घटना घटी है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? गए थे एनकाउंटर करने के लिए, वो अपना ही एनकाउंटर करा लिया। देखिए, इसकी जड़ इस देश की सामाजिक व्यवस्था में है। हम जब तक किसी बीमारी को पहचानेंगे नहीं तो उसका उपचार नहीं कर सकते। जी। अभी भी हमारे देश में जो सामंतवादी सोच है या जातिवादी सोच है वो हमारी हर व्यवस्था को बिगाड़ने में सहायक है। इसके पीछे मैं आपको एक उसके कुछ दिन पहले की घटना बताता हूं कि कहीं पुलिस मारी जाती है तो कहीं पुलिस मारती है। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में 2 बाप बेटों को पुलिस ने अपनी सुरक्षा के घेरे में लेकर के उन्हें हिरासत में लेकर के जो अमानवीय यातनाएं दी और जो यातनाएं इस तरीके की दी हैं कि जिनका बखान करने में भी शर्म आती है कि यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स तक को उन्होंने छत विक्षत कर दिया और उन 2 बाप बेटों को इसलिए मार दिया कि वो कमजोर तबके के थे और उन्होंने अपनी रोजी रोटी के खातिर सिर्फ पुलिस से ये निवेदन किया था कि भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और इसी बात को पुलिस ने इतने ऑफेंसिव वे में लिया और उनकी जाति बरादरी का पता करने के बाद उनके ऊपर जो कहर बरपाया और उनको जान से मार दिया। ये हमारे देश की इस सामाजिक व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से बखान करती है। ठीक उसी सामाजिक व्यवस्था का असर आपको कानपुर में भी नजर आया। कानपुर में जो विकास दुबे हैं वो अपराधी आज के अपराधी नहीं है, वो दुर्दांत अपराधी बन चुके हैं और उन्होंने पिछले 20 साल से अपने प्रभाव क्षेत्र के एरिया में जो आतंक का राज कायम कर रखा है वो भी इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बखान करता है। अगर वही विकास दुबे ना होकर के कोई विकास वाल्मीकि होता या विकास जाटव होता या विकास गडरिया होता या विकास कुम्हार होता या विकास कोई यादव होता तो शायद वो इतने लंबे समय तक अपना आतंक का राज कायम नहीं कर पाता। क्या वकील साहब, क्या इसमें ये देखा गया है कि जो इस तरीके के आतंकवादी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, क्या इनका कोई जाति होती है? देखिए, आतंक की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन जाति व्यवस्था में से आतंक निकलता है। जी। इस जाति व्यवस्था में से ही आतंक पैदा होता है। कुछ लोगों के दिल और दिमाग में अपने आप को ऊंचा और बड़ा और दबंग मानने की जो मान्यताएं और परंपराएं दिमाग और दिल में घर कर गई हैं, वो इस समाज में दूसरों के सम्मान को, दूसरों की सुरक्षा
को कुचलने का काम करती है। जी। और ये उन्हीं में से निकले हुए ये दुर्दांत अपराधी हैं कि जिन अपराधियों को हो सकता है कि पीछे इन्हीं विकास दुबे जी को इस देश की शासन व्यवस्था का, प्रशासन व्यवस्था का संरक्षण मिल रहा हो। और आपने भी देखा होगा कि अभी अपनी ही यूनिफॉर्म को मारने वाले, मरवाने वाले जासूस, घर के भेदी या घाती लोग उसी पुलिस में बैठे हुए हैं, बिना पुलिस वालों की सूचना के। ये 8 लोग नहीं मरते। इसका मतलब यह है कि ये पुलिस के अंदर ही भीतर घात हुआ है। इसका मतलब क्या है कि विकास दुबे की पहुंच पुलिस के हर तबके में लगा के नीचे से लेकर के और मुख्यमंत्री तक है, तब जाकर के ये संरक्षण प्राप्त अपराधी इतने दिनों से अपना आतंक का राज कायम किए हुए हैं। सर कुछ दिन पहले एक मंत्री का भी, राज्य मंत्री का भी मर्डर किया था और थाने में घुसकर एसओ की भी पिटाई की गई थी। हाँ, तो यही बात मैं कह रहा हूं जी। कि अगर पुलिस का संरक्षण नहीं होता, देखिए पुलिस के पास असले होते हैं, गोला बारूद होता है, पुलिस के बाद अपनी सिपाहियों की अपनी बटालियन होती है, इतने एक थाने में कम से कम 100-200 तो पुलिस वाले होते ही होंगे। एक 100-200 पुलिस वाले का मुखिया मीन्स थानेदार जो एसएचओ है, वो उस मर्डर के दौरान में थाना छोड़ के भाग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऐसे अपराधियों को पुलिस ने खुली छूट दे रखी है और वो खुली छूट देना ही पुलिस को बहुत महंगा पड़ गया। अगर इस देश में संवैधानिक व्यवस्था, कानून का राज कायम करके हम कानून चलाना चाहेंगे या देश व्यवस्था को चलाना चाहेंगे, तो इस प्रकार की घटनाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। सर देखने में आया है कि जहां एनकाउंटर करने जा रहे हैं और जिस थाने के अंदर वो गांव आता है और जो एक चौबे नाम के जो एसओ थे, उन्हीं के संरक्षण में एनकाउंटर हो रहा है और जबकि उनकी पिटाई भी की गई थी। क्या ऐसा एक दब्बू किस्म का अफसर एनकाउंटर कराने में कामयाब हो सकता है? मैं वही तो कह रहा हूं कि इन्होंने अपने जमीर को बेच दिया है। जब हम अपने जमीर को बेच देंगे और जब हम अपने दायित्वों के निर्वहन में कहीं बेईमानी बरतेंगे, तो हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि हमें कोई भी अपराधी आकर के हमारी उसी ओहदे की कुर्सी में आकर के हमें पिटाई कर सकता है। अगर हमने अपने नियमों के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और हमने किसी भी अपराध को पनपते हुए उसको, जब वो अंकुर निकल रहा है उस अपराध का, अगर हमने वही खत्म कर दिया, तो अपराध का वृक्ष कभी खड़ा नहीं हो सकता। इस अपराध के वृक्ष को, बरगद को खड़ा होने में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है और उस अपराध को खड़ा करने का खामियाजा आज पुलिस को अपने 8 इतने वरिष्ठ, एक डीएसपी रैंक के, एक इंस्पेक्टर रैंक के, एक सब इंस्पेक्टर रैंक के और सिपाही रैंक के अपने वर्दीधारी लोगों को आज मरवा करके इन्होंने उस अपनी लापरवाही का खामियाजा भुगता है। इसलिए आप देखेंगे ये शासन प्रशासन में भी निर्भर करता है। देखिए, जिन लोगों ने हिंसा के माध्यम से अपनी राजनीति को चमकाया हो या जिन्होंने कानून को तोड़ करके कोई अपने ओहदे हासिल किए हो, तो वो कानून की रक्षा नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूं कि देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कई संगीन मुकदमे हैं। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में कितने बलात्कार हुए हैं, बलात्कारियों को उन्होंने महिमा मंडित किया है, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे सेंगर हो, चाहे कितने ही बलात्कारी हो जिनका संरक्षण योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्राप्त किया है। तो क्या जो लोग
धता बता करके शासन सत्ता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, वो कभी कानून का राज कायम नहीं कर सकते। कानून का राज वही कायम कर सकता है कि जिसने कानून का पालन करते हुए सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। इसका एक जीता जागता अनुकरणीय उदाहरण आपको मिलेगा बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार का शासनकाल। उस 4 बार के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी ने अपराधियों को चुन चुन करके उत्तर प्रदेश में या तो सीमाएं छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, और अगर उसने शासन प्रशासन के साथ सीना तानने की कोशिश की तो बहन कुमारी मायावती जी ने उनको उनके ठिकाने पर पहुंचा दिया। आपको मालूम है कि चाहे वो राजा भैया हो जो अपने आप को दुर्दांत समझते थे, जो कानून और व्यवस्था से ऊपर समझते थे, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे लोगों को भी उनकी औकात बताने का काम किया। यही यही योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में एक दुर्दांत विकास दुबे पुलिस वालों का नरसंहार कर देता है, और वही बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में यही पुलिस, चाहे वो निर्भय गुजर हो और चाहे वो एक दूसरे दुर्दांत अपराधी थे वहां पर, उनको बहन कुमारी मायावती जी ने एनकाउंटर में मरवा दिया था। याद है आपको? जी। तो ददुआ मुझे याद आ गया। ददुआ जो उस देश में आतंक का पर्याय बन गया था, उस प्रदेश में और उस क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन गया था, बहन कुमारी मायावती जी ऐसे दुर्दांत अपराधियों को इसी पुलिस का इस्तेमाल करके या इसी पुलिस के माध्यम से इनका कर्तव्य उनको सिखा करके कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कानून का राज क्या है, आपको क्या करना है, वो सारी बातें बहन कुमारी मायावती जी ने सिखा वही सकता है कि जो खुद कानून का पालन करने वाला हो, जो खुद कानून का राज कायम करने की नीयत रखता हो। तो बहन कुमारी मायावती जी के पास वो नीयत थी, और उन्होंने पुलिस प्रशासन के सिपाही से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी को यह सिखा दिया कि कानून का राज कैसे कायम करना होता है। और जब उनको ये बात सिखा दी तो वही पुलिस ददुआ जैसे को ठिकाने लगा देती है, और यहाँ एक विकास दुबे जैसा अपराधी पुलिस को ठिकाने लगा देता है। ये नीयत और नियति का अंतर है। सुन रहे हैं विपुल साहब? जी 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 जी। तो जी बोले। तो इसलिए मैं आज फिर इस बात को दोहराता हूं कि कुछ दिन पहले फरवरी में जी हम दिल्ली में रहते हैं। फरवरी में इसी पुलिस का दुरुपयोग करते हुए एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिया गया, और वो कानून का राज कानून के द्वारा कायम करने की श्रेणी में कहीं भी नहीं आता है। जहां कहीं भी हम चाहे पुलिस का दुरुपयोग करें या राजनीति का दुरुपयोग करें, वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग हमें नुकसान भविष्य में जरूर पहुंचाता है। और ये आज जो हमारे 8 माँ के लाल, किसी की माँ के बेटे होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई और रिश्तेदार होंगे, वो भी इसी समाज से निकले हुए हमारे साथी हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस देश में चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक प्रत्येक सरकारी पद पर आसीन या संवैधानिक पद पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्य निर्वहन करने में कटिबद्ध रहना चाहिए। तभी इस देश में कानून का राज कायम हो सकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो कानून का राज कायम करने में बहुत बड़ी बाधाएं इस तरीके के अपराधी आए दिन पैदा करते रहेंगे, जिनको हम लोग अपनी नादानी के कारण संरक्षण देते रहते हैं। सर, देखने में आया है कि जो आईपीएस और आईएएस या सीओ या एसओ
सिर्फ एक थोड़े से लालच के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। आईपीएस को सिर्फ ट्रांसफर का खतरा है और जो थाने और सीओ में जो सीओ लगे हुए हैं उन्हें भी सिर्फ ट्रांसफर का खतरा है कि अगर हमारा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया तो हमें वहां काम करना पड़ेगा। लेकिन सर इस तरीके से ये कब तक ऐसा माहौल चलेगा कि 8-8 जवानों को और 36-36 जवानों को हम घायल देखते रहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जब कोई भी पुलिस का अधिकारी ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करने के दौरान में उसको ये शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपका उद्देश्य अपनी सेवा काल में मात्र भारतीय संविधान की रक्षा करना है। आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि मतलब पॉलिटिशियन अगर आपको कोई नाजायज काम करने के लिए बाध्य करता है तो आपके मनोबल का परीक्षा उसी टाइम पे शुरू हो जाती है। आपके चरित्र की परीक्षा उसी टाइम पे शुरू हो जाती है कि आप उस अवैध या अनैतिक आदेश या प्रभाव के में ना आकर के आप अपने तो आपका नियम कानून या आपकी रूल बुक कहती है उसके हिसाब से काम करेंगे तो आप अपने स्वाभिमान को और इस समाज को और देश को सुरक्षित रख पाएंगे। यही प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन हमारे कुछ लोग जिनके अंदर विल पावर कमजोर होती है या जो अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को अपने दिमाग पर लेकर के चलते हैं, जो अपने न्यायिक और प्रशासनिक चरित्र को खो देते हैं, वो ऐसी घटनाओं के शिकार होते हैं। इस देश में बहुत सारे प्रशासनिक अफसरों के उदाहरण हैं कि जिन्होंने चुनौती दे दी जनप्रतिनिधियों को कि आप हमारे एक नहीं रोजाना ट्रांसफर करो, आप कुछ भी करो, लेकिन हम अपने कर्तव्य निर्वहन से टस से मस नहीं होंगे। जो कानून कहता है हम उस काम को करेंगे। हम आपके निजी नौकर नहीं हैं, हम इस देश के संविधान के तहत नौकरी करते हैं, विधान रक्षा के लिए काम करेंगे। सर थोड़ा नेट आपका गड़बड़ कर रहा है सर, फोटो क्लियर नहीं आ रहा, नेट गड़बड़ कर रहा है, नेट ठीक करें सर। हाँ हो गया सर, हो गया। सर जिस तरीके से एनकाउंटर करने गए थे और वहां मुखबरी हुई, बहुत बड़ी मुखबरी हुई कि जेसीबी को ऑन रोड पे खड़ा कर दिया गया और जो पुलिसकर्मी जो अधिकारी लोग जो एनकाउंटर के लिए गए थे या उसे गिरफ्तार करने के लिए गए थे, जेसीबी को देख वो गाड़ी में से उतरे और गाड़ी में से उतरने के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली और उधर से गोलियां चलाई जा रही है। सर इन्होंने जवाब में, पुलिस ने उनके जवाब में गोलियां नहीं चलाई। एक संविधान कहता है आत्मरक्षा के लिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े हम कर सकते हैं, लेकिन यहां देखने में ये आया कि स्पेशल एनकाउंटर कि गए थे एनकाउंटर करने के लिए, अपना ही एनकाउंटर करवा लिया। यही देखिए कायरता का ये एक इससे बड़ा नमूना कायरता का आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये घटना जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में अपने पास रखे हुए हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया तो ये कायरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये आपको मालूम है कि देश का आईपीसी भी आपको आत्मरक्षा के लिए अधिकार देता है। आपकी जान पर अगर खतरा है तो आप आक्रमण करने वाले की जान ले सकते हैं। और पुलिस का तो काम ही ये है कि जब आप एक अपराधी को पकड़ने के लिए जा रहे हो और अपराधी आपको चुनौती दे रहा है तो आपके पास जो भी गोला बारूद असला हथियार है उसका बेहतर इस्तेमाल करते हुए उसके पहले कि वो अपराधी आपकी जान के लिए खतरा बन जाए आप उसका खात्मा कर दीजिए। यहाँ सीधी सी बात है कि बड़ी साजिश, बड़े षड्यंत्र, बड़े भीतरघात इस प्रकरण में नजर आ रही है। इसकी जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए और जो भी कायर, जो भी देशद्रोही, जो भी समाजद्रोही पुलिस की वेशभूषा में तैनात हैं
और पब्लिक फंड से तनख्वाह पा रहे हैं और देश के लिए खतरा बन रहे हैं, ऐसे लोगों का खात्मा जल्दी से जल्दी किया जाए। ऐसे लोगों को चुन चुन करके उनके खिलाफ विधिवत दंडात्मक कार्रवाई शीघ्र की जाए। सर, और जो थानों की पुलिस लगाई गई थी उसे पकड़ने के लिए, एनकाउंटर के लिए, वो वहां शहीद हो गए, परंतु सर जहां और जो जिसकी देखरेख में और जिसका सुपरविजन में ये काम हुआ था, वो अपने थाने की पुलिस को बचाने में कामयाब हो पाए। नहीं, दोबारा इसको रिपीट करिए। सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो और थानों की जो पुलिस लगाई गई थी, आसपास के थानों की पुलिस लगाई गई थी, वहां के वो लोग शहीद हुए, घायल हुए, लेकिन जिस थाने के एसओ के इंचार्ज बना के भेजा गया था, वह उसके साथी वहां से भागने में कामयाब हुए। यस, आपको इसी उसकी भूमिका बिल्कुल संदेह के दायरे में है। आज ये इंटरनेट का युग है, ये कम्युनिकेशन का युग है। विपिन साहब जी, आज आपके मोबाइल कॉल का डिटेल्स बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। जी, मेरे मोबाइल की कॉल का डिटेल्स निकाला जा सकता है, और वो किस क्रम और प्रक्रिया के तहत और कितने लंबे समय से किस ध्येय के साथ मेरी किससे बात हो रही है, ये आज जांच करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज सभी जितने भी पुलिसकर्मी, चाहे वो किसी भी पद पर वहां आसीन है, सबका मोबाइल सीज किया जाए, सबके मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाले जाएं, और उन मोबाइल कॉल डिटेल्स को निकाल करके उनके किन किन लोगों से संपर्क हुए हैं उसकी जांच की जाए, और जो भी उसमें भीतर घात करने वाले देशद्रोही लोग मिले, उनके खिलाफ सख्त से सख्त विधिवत दंडात्मक कार्रवाई शीघ्र की जाए, और उनके सेवा काल में उन्होंने जो भी अवैध संपत्ति कमाई है, उस सारी संपत्ति को सीज किया जाए। ऐसे लोगों को एक दुर्दांत अपराधी से ज्यादा जो भी सजा एक आतंकवादी घोषित किया जाए। और मेरी मांग है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस देश की पूरी व्यवस्था को कहना चाहता हूं कि जिनको भी हमने हिस्ट्री शीटर का तमगा दे रखा है, जिनको भी हमने हिस्ट्री शीटर का खिताब दे रखा है देशद्रोहियों को, उनको तुरंत सभी को आतंकवादी घोषित किया जाए, और एक आतंकवादी के साथ कानून का जो व्यवहार होता है वो उनके साथ होना चाहिए। तब जाकर के हम इस समाज, देश और व्यवस्था को सुरक्षित रख पाएंगे। सर, जिस तरीके से बड़ा ही आपने अच्छा बताया कि किसी का लाल गया तो किसी का पति गया तो किसी का बाप गया, लेकिन आज पुलिस जो काम कर रही है कि आज उसके घर को तोड़ रही है और जगह जगह छापेमारी कर रही है, और नेताओं का लगता है कि सर उसे सरेंडर कराने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा संभव है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि 20 साल से इतने 60 मर्डर, हत्या के प्रयास और कितने ही संगीन अपराध करने वाला व्यक्ति 20 साल से वो सुरक्षित है, और एक के बाद एक संगीन अपराध को अंजाम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और ऐसे दुर्दांत अपराधी की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। और आज जो भी कार्रवाई लग रही है मकान तोड़ने की, ये सब मुझे प्रतीकात्मक कार्रवाई लग रही है। इट्स ए सिंबॉलिक एक्शन। इसमें कहीं मुझे वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है कि इस अपराधी को तुरंत पकड़ करके अंजाम तक ले जाया जाए। देखिए, अगर बहन कुमारी मायावती जी का शासन होता तो पहली बात तो ये घटना घटित होने की कोई संभावना ही नहीं थी, और अगर घटना किसी प्रकार से हो भी जाती तो इस प्रकार के अपराधियों को बिना समय गंवाए सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता। आज भी
उसको संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण देने वाले लोगों को भी इस देश में अब देशद्रोही करार देना चाहिए। और इस देश की आम जनता से अपील है कि जहां जनमानस में एक संदेश चला जाए कि अमुक राजनीतिज्ञ या अमुक वरिष्ठ अधिकारी ऐसे दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण देता है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से बताया और आगे की चर्चा हम फिर करेंगे कि इस तरीके का जो आतंकवादी हैं, सीधा मैं आतंकवादी कह रहा हूं, या इस तरीके से देशद्रोही हैं, या हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी फोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के बीच होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी आपसे बिहार की घटना पे आता हूं सर।